नमस्कार। सुबह 8 बजे के समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनिका चौहान और समाचारों में सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कई विकास परियोजनाओं की दी सौगात। कहा, विपक्षी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को विदेशी धरती पर जाकर कर रहे हैं अपमानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीडा में कई औद्योगिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था के साथ ही बढ़ेगी आगे। प्रदेश के खाद्य और उद्यान प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों से 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर अवार्ड। फिल्म में दिखाई गई 2 परित्यक्त हाथियों और उनके देखभाल की कहानी, साथ ही जंगलों की सुंदरता को भी दिखाया गया। और अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के विकास परियोजनाओं की झड़ी लगा दी। प्रधानमंत्री ने एक नए कर्नाटक की तस्वीर का खाका खींचा तो विदेश की धरती से जाकर देश के खिलाफ फेक नैरेटिव चलाने के लिए राहुल गांधी को आड़े हाथों भी लिया। हुबली धारवाड़ को ढेर सारी विकास परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे पीएम मोदी का लोगों ने दिल खोलकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री का मंच पर पारंपरिक अंदाज से अभिनंदन किया गया। पीएम को धारवाड़ के मशहूर पेड़े भी भेंट किए गए। प्रधानमंत्री ने आईआईटी धारवाड़ कैंपस को राष्ट्र को समर्पित किया। पीएम ने कैंपस जाकर इसका निरीक्षण भी किया। 850 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित किए गए इस संस्थान में वर्तमान में 4 वर्षीय बीटेक, अंतर अनुशासनात्मक 5 वर्षीय बीएसएमएस, एमटेक और पीएचडी पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। पीएम मोदी ने श्री सिद्धारूढ़ स्वामी जी हुबली स्टेशन पर दुनिया के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का लोकार्पण किया। 1507 मीटर लंबे इस प्लेटफॉर्म को लगभग 20 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित किया गया है। इस रिकॉर्ड को हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा मान्यता भी दी गई है। पीएम ने इस सबसे लंबे प्लेटफॉर्म से इलेक्ट्रिक इंजन वाली 2 एक्सप्रेस ट्रेनों को एक साथ हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पीएम ने होसपेटे हुबली तीनाई घाट खंड के विद्युतीकरण और होसपेटे स्टेशन के आधुनिकीकरण का भी लोकार्पण किया। 530 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से विकसित विद्युतीकरण परियोजना विद्युत कर्षण पर निर्बाध ट्रेन संचालन की सुविधा देती है, जबकि पुनर्विकसित होसपेटे स्टेशन यात्रियों को आरामदायक और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करेगा। प्रधानमंत्री ने हुबली धारवाड़ स्मार्ट सिटी की विभिन्न परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं की लागत 520 करोड़ रुपए है। पीएम मोदी ने जयदेव अस्पताल और शोध केंद्र की आधारशिला भी रखी। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से इस अस्पताल को विकसित किया जाएगा। ये क्षेत्र के लोगों को हृदय संबंधी रोगों के उपचार में मदद करेगा। क्षेत्र में जलापूर्ति को और बढ़ाने के लिए पीएम मोदी ने धारवाड़ बहुग्राम जलापूर्ति योजना की भी आधारशिला रखी। इसे 1040 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। पीएम ने तुप्पारी हल्ला बाढ़ क्षति नियंत्रण परियोजना की भी आधारशिला रखी। लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य बाढ़ से होने वाले नुकसान को कम करना है। भारी जनसमूह को संबोधित करते हुए पीएम ने नई विकास परियोजनाओं से हुबली धारवाड़ और कर्नाटक के विकास में मिलने वाली मदद का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने आईआईटी धारवाड़ के कैंपस को भाजपा सरकार के संकल्प से सिद्धि का उदाहरण करार दिया। बीच में कोरोना काल था, काम करने में अनेक दिक्कतें थी, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे खुशी है कि 4 साल के भीतर भीतर आईआईटी धारवाड़ आज एक फ्यूचरिस्टिक इंस्टीट्यूट के रूप में तैयार हो चुका है। शिलान्यास से लोकार्पण तक डबल इंजन सरकार इसी स्पीड से काम करती है और मेरा तो संकल्प रहता है
जिसका शिलान्यास हम करेंगे उसका उद्घाटन भी हम ही करेंगे। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 9 साल में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत गांवों में सड़कों का नेटवर्क दोगुना हो गया है। उन्होंने कहा कि सिर्फ सड़कें ही नहीं, एयरपोर्ट और रेलवे का भी अभूतपूर्व विस्तार किया जा रहा है। पीएम ने कहा कि 2014 से पहले देश की बड़ी आबादी बुनियादी सुविधाओं से वंचित थी। उन्होंने कहा कि आज सरकार ये सभी सुविधाएं उपलब्ध करा रही है। गरीब को अपना पक्का घर मिला, बिजली गैस कनेक्शन मिला, टॉयलेट मिला, अब हर घर नल से जल की सुविधा मिल रही है। घर गांव के निकट अच्छे अस्पताल बन रहे हैं, अच्छे कॉलेज यूनिवर्सिटी बन रही है। यानी आज हम अपने युवाओं को हर वो साधन दे रहे हैं जो आने वाले 25 साल के संकल्प सिद्ध करने में उनकी मदद करेंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा लंदन में भारतीय लोकतंत्र पर सवाल उठाए जाने की ओर इशारा करते हुए पीएम ने इसकी कड़ी आलोचना की। पीएम ने कहा कि ऐसी बयानबाजी दरअसल देश की जनता का अपमान है। कुछ लोग भारत के लोकतंत्र को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। ऐसे लोग भगवान बसवेश्वर का अपमान कर रहे हैं। ऐसे लोग कर्नाटका के लोगों का, भारत की महान परंपरा का, भारत के 130 करोड़ जागरूक नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। विश्वास जताया जा रहा है कि हुबली धारवाड़ में पीएम मोदी द्वारा शुभारंभ और शिलान्यास की गई परियोजनाओं से स्थानीय लोगों को बहुत लाभ हो। और इसके साथ ही पीएम मोदी ने कर्नाटक के मांड्या में विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अपने विजन को मूर्त रूप देने के लिए आधारभूत ढांचे को सुदृढ़ करने वाली कई योजनाओं की सौगात दी। पीएम मोदी का वहां की जनता ने दिल खोलकर स्वागत भी किया। हर जगह कर्नाटका की जनता अभूतपूर्व आशीर्वाद दे रही है और मंड्या के लोगों के तो आशीर्वाद में भी मिठास होती है। सक्करे नगरा मधुर मंड्या, मंड्या के प्यार से, इस सत्कार से मैं अभिभूत हूं। मैं आप सभी का सर झुका करके वंदन करता हूं। फूलों की बारिश और मोदी मोदी के नारों के बीच कर्नाटक के मांड्या पहुंचे पीएम मोदी ने लोगों को कई बड़ी विकास परियोजनाओं का तोहफा दिया। विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के अपने विजन के एक और प्रमाण के तौर पर पीएम मोदी ने बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के तहत NH 275 के बेंगलुरु निदाघट्टा मैसूर खंड को 6 लेन का किया गया है। 118 किलोमीटर लंबी सड़क के निर्माण से जुड़ी इस परियोजना पर लगभग 8,480 करोड़ रुपए की लागत आई है। इससे बेंगलुरु और मैसूरू के बीच यात्रा अवधि लगभग 3 घंटे से घटकर करीब 75 मिनट रह जाएगी। इससे क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। पीएम मोदी ने मैसूरू खुशालनगर 4 लेन राजमार्ग की आधारशिला भी रखी। 92 किलोमीटर में फैली इस परियोजना को करीब 4,130 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये परियोजना बेंगलुरु के साथ खुशालनगर के परिवहन संपर्क को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी और यात्रा अवधि को लगभग 5 से घटाकर केवल 2.5 घंटे कर देगी। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में देश में तेज गति से हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण का जिक्र किया। जब दुनिया कोरोना की मुश्किलों से जूझ रही थी, तब भी भारत ने इंफ्रास्ट्रक्चर के बजट को कई गुना बढ़ाया है। इस वर्ष के बजट में तो रिकॉर्ड 10 लाख करोड़ रुपए हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए रखे हैं। पीएम मोदी ने कर्नाटक के 2 प्रमुख शहरों बेंगलुरु मैसूरू के बीच एक्सप्रेसवे से क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने का विश्वास जताया।
उन्होंने केंद्र की योजनाओं से कर्नाटक की आम जनता के जीवन में आ रहे सकारात्मक बदलाव की चर्चा की। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक की डबल इंजन सरकार पीएम किसान के तहत केंद्र से मिलने वाली रकम को बढ़ाकर किसानों को दे रही है। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कर्नाटका के किसानों के बैंक खातों में 12,000 करोड़ रुपए सीधे ट्रांसफर किए गए हैं। डबल इंजन सरकार में किसानों को डबल लाभ हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2014 से पहले गरीब कल्याण पर खर्च होने वाला पैसा कांग्रेस के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता था। उन्होंने कहा कि पिछले 9 वर्षों में उनकी सरकार ने गरीबों की हर जरूरत का ध्यान रखा है। पीएम मोदी ने कहा कि वो गरीबों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस और उनके साथी क्या कर रहे हैं? कांग्रेस ने तो एक काम लिया है सर पे। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रही है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में बिजी है और मोदी बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेस वे बनाने में बिजी है। कांग्रेस मोदी की कब्र खोदने में व्यस्त है और मोदी गरीब का जीवन आसान बनाने में व्यस्त है। मोदी की कब्र खोदने का सपना देख रहे कांग्रेसियों को पता नहीं है कि देश की करोड़ों माताओं, बहनों, बेटियां, देश के लोगों का आशीर्वाद मोदी का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इस अवसर पर पीएम मोदी ने परियोजना से जुड़ी एक प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का मांडिया में कलाकारों ने पारंपरिक ढंग से स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इन कलाकारों का अभिवादन किया। और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले लेते हैं ये छोटा सा ब्रेक। पेमेंट फेल? लेकिन पैसे तो कट गए। गई मेरी मेहनत की कमाई। हो जाएगी भरपाई, चिंता मत कर मेरे भाई। अगर डिजिटल ट्रांजैक्शन फेल हो जाए और अकाउंट से पैसे कट जाएं, तो बैंक समय से पैसे लौटा देगा, वरना कॉम्पनसेशन का है प्रावधान। नहीं तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन को शिकायत करें आप। या बिल, मेरी फीस। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं समाचारों में आगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद गोरखपुर में गीडा के सेक्टर 23 में प्रतिष्ठित उद्योग समूह मेसर्स अंकुर उद्योग लिमिटेड के अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट का उद्घाटन किया। ये अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट 82 एकड़ क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें 550 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इसमें 30 मेगावाट का कैपेटिव पावर प्लांट भी क्रियाशील है। विश्व स्तरीय प्रौद्योगिकी वाले इस प्लांट से 2000 लोगों को प्रत्यक्ष और 5000 लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उद्घाटन से पूर्व समूचे प्लांट का अवलोकन और निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संबोधित करते हुए कहा कि 2017 के पूर्व उत्तर प्रदेश में निवेश लाना चुनौतीपूर्ण था। कानून व्यवस्था बदहाल थी, कोई स्पष्ट नीति नहीं थी। आज उत्तर प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की गारंटी है। गोरखपुर वासियों को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि होली के तत्काल बाद इतना अच्छा प्लांट यहां पर उपलब्ध हो गया है और यहां पर अब लोहे का उत्पादन होगा। आईएसओ सर्टिफिकेट प्राप्त होने के बाद हम सरकार की पॉलिसीज में भी तमाम व्यापक परिवर्तन करेंगे। 2 प्रकार की, एक, अगर क्वालिटी प्रोडक्ट है तो क्वालिटी प्रोडक्ट उत्तर प्रदेश के अंदर उसका उपयोग होना चाहिए, निजी क्षेत्र हो या सरकारी क्षेत्र हो। दूसरा, जो चोरी की स्टील बाहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जनपद गोरखपुर में सांसद खेल महाकुंभ के पुरस्कार वितरण और समापन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राम नरेश राय जी और गंगा देवी जी की प्रतिमा का अनावरण किया। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि खिलाड़ियों के साथ साथ छोटे बच्चों की भी प्रतिभा देखकर ये लग रहा है कि हमने क्वालिटी एजुकेशन पर भी काम किया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, ब्लॉक और गांव में खेल के मैदान बनाए जाएं, इसमें मनरेगा के पैसे का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खेल और खिलाड़ियों को लेकर गंभीर हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों के लिए गोरखपुर में जमीन खरीदी जा रही है। जो लोग पूर्वांचल छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए ये संभावनाएं हैं कि वो यहां आकर उद्योग लगा सकते हैं और रोजगार कर सकते हैं। वॉलीबॉल की टीम हो, कुश्ती की टीम हो, बांसगांव में भी कुश्ती आदि प्रतियोगिता के बारे में लोगों के मन में एक नई जागरूकता पैदा हो, युवाओं के मन में खास तौर पर, यह अद्भुत है और अभिनंदनीय भी है। मैं इन सभी युवा खिलाड़ियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक लंबी खिलाड़ियों की श्रृंखला खड़ी हुई है और भाइयों बहनों, मैं आज कह सकता हूं कि प्रदेश के अंदर सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से हर एक संसदीय सीट के अंदर लगभग 2000 से लेकर 2500 नए खिलाड़ी पैदा हुए हैं हर संसदीय क्षेत्र के अंदर, और प्रदेश के अंदर 80 लोकसभा सीट हैं। आप अनुमान कर सकते हैं कि लगभग 2 लाख नए खिलाड़ी अकेले उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोग इन सांसद खेलकूद महाकुंभ के माध्यम से ही देने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपने संसदीय क्षेत्र के दूसरे दिन के दौरे पर महिला पुलिस बूथ का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा आवश्यक है। केंद्रीय मंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण कार्यक्रम विषय पर हुई संगोष्ठी में भी वो शामिल हुई। इस अवसर पर उन्होंने पिछूती गांव में गोमती नदी पर पीपे के पुल का उद्घाटन भी किया। उन्होंने कहा कि जल्द ही यहां स्थायी पुल बन जाएगा, तब तक गांव वालों को कोई समस्या न हो, इसलिए पीपे का पुल तैयार किया गया है। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को लोकतांत्रिक तरीके से अमेठी की जनता ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रहा है और हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। पिपरी गांव ने हमसे कहा था दीदी 14 में वोट नहीं देंगे, क्योंकि आज तक हमारे गांव का किसी ने काम नहीं किया, और हमने पिपरी गांव को वचन दिया था कि भैया वोट ना दो तब भी हम लौटेंगे। 30 साल से वो कटान की समस्या से जूझ रहे थे, हारे फिर भी लौटे और कटान की समस्या का समाधान किया और वहां बांध का निर्माण कराया, जो 40 साल 30 साल में नहीं हुआ, तो हमने हारने के बाद भी किया। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने डॉक्यूमेंट्री का ऑस्कर पुरस्कार जीता है। फिल्म में भारतीय जंगलों की सुंदरता को दिखाया गया है। इस फिल्म में 2 परित्यक्त हाथियों और उनकी देखभाल की कहानी है। और इस फिल्म की सफलता को मिले पुरस्कार पर और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बात करते हैं हम अपने वरिष्ठ संवाददाता विजय उपाध्याय जी से। विजय, बताइए क्या कुछ खास है इस फिल्म में जिसके लिए इसे ऑस्कर अवार्ड से नवाजा गया है? देखिए, ये बहुत ही खुशी का पल है, इसलिए कि ये एक हमारे जो पशु है हाथी, जो देश में बहुत सम्मानीय माना जाता है। इसके अलावा हमारे नेशनल पार्क से जुड़ा हुआ है, और दूसरा ये एक ऐसे हाथी की कहानी है जो अनाथ है और उसे अम्मू, इसका नाम रघु है, और अम्मू एक लेडी है जो इसकी देखभाल करती है और पूरा इस हाथी को कैसे नेचुरल जो जंगल है उसमें पाल पोस के बड़ा करती है। वो पूरी कहानी जो है दिल को छूने वाली है, और इसकी तारीफ में खुद अमिताभ बच्चन ने एक पोस्ट किया था और उन्होंने लिखा था कि भाई ये जो छोटे हाथी रघु और अम्मू की दिल छूने वाली कहानी है, बहुत ही खूबसूरत है। तो सभी ने इसकी तारीफ की, और ऑस्कर 95th ऑस्कर मिलना ये बहुत बड़ी बात है हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और उससे ज्यादा बड़ी बात है हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जंगल है, जो ब्यूटी है, और जो भारत में जानवरों के प्रति प्यार का जो एक पहले से परंपरागत माहौल है, उसके लिए बहुत ही अच्छी बात है ये। और हाथी हमारे देश के एक बड़े आइकॉन हैं, उनको धार्मिक तौर पे भी देखा जाता है और एक शानदार पशु के तौर पे भी देखा जाता है। तो ये हाथी की और हमारे नेशनल पार्क की पूरी कहानी बहुत ही शानदार है। जी, कुल मिलाकर एक इमोशनल कनेक्ट इस फिल्म में देखने को मिलेगा विजय।
हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही ज्यादा इमोशनली कनेक्ट करती है। ये एक शार्ट फिल्म होते हुए भी दिल को छू जाती है और आदमी सोचने को मजबूर होता है कि जो हमारा सदियों से जो रिश्ता रहा है जंगल से और वहाँ के जीव जंतुओं से, हमारे यहाँ देखिए धार्मिक प्रतीकों में भी इस्तेमाल किया जाता है और गणेश जी को तो हाथी का चेहरा ही है उनका। तो जो कनेक्ट है वो बहुत ही ज्यादा संवेदनशील है और हमारी नेचुरल ब्यूटी जो है, खासतौर पे नेशनल पार्क जिसमें इसकी शूटिंग हुई है, बहुत ही शानदार है। दक्षिण भारत वैसे भी बहुत खूबसूरत अपने ग्रीनरी के लिए और जो जैविक विविधता है उसके लिए जाना जाता है। तो ये शार्ट फिल्म निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजय इस पूरी जानकारी के लिए। और कई OTT प्लेटफॉर्म पर आपको ये फिल्म देखने को मिल जाएगी, तो अगर आप देखना चाहते हैं इस फिल्म को तो जरूर देख सकते हैं। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ किया है कि भारतीय जनता पार्टी संविधान में प्रदत्त आरक्षण व्यवस्था के साथ ही आगे बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय का आदेश आया था, उसी समय प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपना संकल्प व्यक्त कर दिया था कि हम पिछड़े वर्गों के आरक्षण के बगैर नगर निकाय चुनाव नहीं कराएंगे। श्री चौधरी अयोध्या में भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक के बाद पत्रकार वार्ता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आरक्षण को लेकर अब प्रक्रिया पूरी हो गई है। इसी के साथ ही नगर निकाय चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पूरी है और नगर निकायों के माध्यम से हमारी सरकार ने चाहे स्मार्ट सिटी हो, स्वच्छता हो या फिर शुद्ध पेयजल हो, सभी कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे और पूरी ऊर्जा से नगर निगम, नगर पालिका और नगर पंचायतों के चुनाव में उतरेंगे। मुझे खुशी है कि माननीय न्यायालय ने हमें समय दिया और हम समय के आधार पर जो आयोग की रिपोर्ट है वो सरकार को प्राप्त हो गई है। अब सरकार को, विभाग को उसमें आरक्षण की प्रक्रिया नियमानुसार आगे बढ़ानी है और आरक्षण के बाद आयोग अधिसूचना जारी करेगा और जैसे अधिसूचना जारी करेगा हम लोग अपने पूरे तैयारी के साथ चुनाव मैदान में जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारी सरकारों ने जो नगर निकायों के माध्यम से काम किए, चाहे स्मार्ट सिटी से जुड़े विषय हों, चाहे स्वच्छता से जुड़े विषय हों, स्वच्छ पेयजल से जुड़े विषय हों, सारे विषयों को लेकर हम अपने कार्यकर्ता भाइयों बहनों के साथ मिलकर जनता के बीच में जाएंगे। मोदी जी ने हमारे देश की बेटियों के लिए, हमारी देश की महिलाओं के लिए सम्मान देने के लिए शौचालय से लेके, आवास से लेके, वृद्धा पेंशन से लेके, उज्ज्वला योजना से लेके और अभी आप देखिए एक नया बजट अभी जो केंद्र ने दिया है, PM विकास, विश्वकर्मा विकास योजना के तहत आप देखिए इसमें महिलाओं को और आगे बढ़ने का उनको ताकत मिलेगी। पूरी तरीके से सरकार हमारी केंद्र और प्रदेश की तत्पर है कि हमारे देश की बेटियां, हमारे देश की महिलाएं आगे बढ़े, स्वावलंबी। बहराइच जनपद में कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने ड्रीम प्रोजेक्ट महाराजा सुहेलदेव स्मारक स्थल के युद्ध स्तर पर हो रहे निर्माण कार्य की प्रगति का निरीक्षण किया। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि यह स्मारक जल्द ही विश्व के मानस पटल पर अपनी एक नई पहचान बनाएगा। उन्होंने बताया कि कार्य तेजी से हो रहा है। सब लोगों का ये प्रयास है कि समय से ये काम पूरा हो जाए। जब इसका शिलान्यास हो रहा था तो आप सब लोग गवाह हैं, प्रधानमंत्री जी ने वर्चुअल इसका शिलान्यास किया था। श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी यहाँ उपस्थित थे। इस बार हम सब लोगों का प्रयास है कि प्रधानमंत्री जी का एक्चुअल आगमन हो, जब इसका लोकार्पण हो, जब ये जनता को समर्पित हो ये स्मारक स्थल महाराजा सुहेलदेव जी का, तो उस समय एक्चुअल रूप में प्रधानमंत्री जी यहाँ आवें, उनके हाथों से लोकार्पण हो। तो हम सब लोगों के लिए एक चुनौती है कि इस काम को समय से हम लोग पूरा करें। संतोषजनक प्रगति है। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने सपा के अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर गलत नहीं तो जांच के नाम पर डरने की जरूरत क्यों? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी से, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और सभी विपक्ष के लोगों से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि जिसका दामन साफ है उसको डरने की क्या आवश्यकता है। अगर किसी के जीवन पर या किसी भी प्रकार के किसी भी आरोप की हमारी एजेंसियां कोई जांच कर रही है और आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की क्या आवश्यकता है। आप एजेंसी का सामना करिए, आप सही रहेंगे तो दूध का दूध
पानी का पानी हो जाएगा। एक तरफ जहां पूरा विश्व मिलेट वर्ष मना रहा है, वहीं देश में मिलेट का उत्पादन भी होने लगा है। मिलेट के अनेकों फायदों से लोगों को विश्व स्तर पर परिचित कराया जा रहा है। इसी क्रम में वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर में बाबा विश्वनाथ को मिलेट का लड्डू प्रसाद के रूप में चढ़ाया जा रहा है। इसका निर्माण विगत एक हफ्ते से किया जा रहा है। बेला पापड़ समूह की 20 महिलाएं इस प्रसाद को बनाने में लगी हुई हैं। इससे महिलाओं को भी रोजगार मिल रहा है। मैं बाजरे का आटा पिसवाती हूँ, बाजरा सफ़ा करा के आटा पिसवाती हूँ। पिसवाने के बाद उसको चाल के भुना जाता है देसी घी में। भून के निकाल के फिर उसमें गोंद, तिल, काजू, किशमिश, खोआ, गुड़ मिला के हम लोग बनाते हैं और इलायची। बहुत अच्छा प्रसाद शुद्ध घी से बना है। ज्वार, बाजरा और मेवा इसी के द्वारा बना गया है और बहुत अच्छा है और खाने में भी टेस्टी है। और हम तो यही कहेंगे कि आप ले जाइए, सब भक्तों प्रसाद दीजिए घर में। बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी, शुद्ध घी से बना, कोई मिलावट नहीं, बहुत ही अच्छा। प्रदेश के उद्यान और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा है कि सरकार ने आलू किसानों को उचित औसत गुणवत्ता का आलू 650 रुपए प्रति क्विंटल खरीदने का निर्णय लिया है। इसका मकसद उनकी पैदावार का सही मूल्य दिलाना है। बाजार हस्तक्षेप योजना के तहत मैनपुरी, एटा, कासगंज, फर्रुखाबाद, कौशाम्बी, उन्नाव और बरेली में उत्तर प्रदेश राज्य औद्यानिक सहकारी विपणन संघ के क्रय केंद्र खोले जा रहे हैं। राज्य कृषि उत्पादन मंडी परिषद भी बाजार हस्तक्षेप योजना के अंतर्गत सभी जिलों में क्रय केंद्र खोलेगा। भारत भ्रमण पर आए शंघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अध्यक्षों का 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आगरा पहुंचा और ताजमहल का दीदार किया। ताज दीदार के दौरान प्रतिनिधिमंडल ने प्रेम के प्रतीक ताजमहल की सुंदरता की प्रशंसा की। इससे पहले भारत भ्रमण पर आए शंघाई सहयोग संगठन के सर्वोच्च न्यायालय के अध्यक्ष और उनके प्रतिनिधि दल के सदस्य विशेष विमान से खेरिया एयरपोर्ट पहुंचे। बाद में प्रतिनिधिमंडल ने आगरा किले का भी अवलोकन किया। और अब अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक में कई विकास योजनाओं की दी सौगात। कहा, विपक्षी दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत को विदेशी धरती पर जाकर कर रहे हैं अपमानित। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गीरा में कई औद्योगिक परियोजनाओं का किया उद्घाटन। कहा, प्रदेश में निवेशकों और उनकी पूंजी की सुरक्षा की है गारंटी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि पार्टी संविधान में दी गई आरक्षण व्यवस्था के साथ ही बढ़ेगी आगे। प्रदेश के खाद्य और उद्यान प्रसंस्करण मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा, सरकार किसानों से 650 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदेगी आलू। भारत की शॉर्ट फिल्म द एलिफेंट विस्पर्स ने जीता डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर अवार्ड। फिल्म में दिखाई गई 2 परित्यक्त हाथियों और उनकी देखभाल की कहानी, साथ ही जंगलों की सुंदरता को दिखाया गया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इजाजत दीजिए, नमस्कार।